हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एयर चैप्टर, लेकिन उससे पहले मोटूलाल के क्लासरूम में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। बच्चों, आज तुम्हें मैं एयर चैप्टर पढ़ाऊंगा। सर, इन बुक वालों ने भी ठान दिया है बेवजह सिलेबस बढ़ाना है इनको। आखिरकार एयर के ऊपर भी कोई चैप्टर क्यों बनाएगा? हाँ सर, ये बात तो ठीक है। आखिरकार एयर के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो एक चैप्टर ही बना दिया एयर के ऊपर? फालतू में सिलेबस बढ़ा रहे हैं बुक वाले। मोटूलाल और चीकू, बुक वाले कोई सिलेबस नहीं बढ़ा रहे। एयर जो है वो वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको तुम अच्छे से समझने के बाद बोलोगे हाँ हाँ बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर प्रेजेंट कहाँ पर होती है। तो जो एयर है वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ हमें एयर देखने को मिलती है। अब ये जो पूरी एयर है ना, जो अर्थ के चारों तरफ है, इन अ फॉर्म ऑफ अ ह्यूज ब्लैंकेट, इसे ही हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ब्लैंकेट क्या सर सही में कंबल की तरह है? नहीं, इसको हमने जस्ट समझाने के लिए बोला है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज ब्लैंकेट। ऐसे कुछ अर्थ के चारों तरफ जो ये एयर प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ये जो एयर है ना, ये बहुत ही यूजफुल है। जो सन है ना, ये सनलाइट तो भेजता ही है अर्थ के ऊपर, साथ में कुछ हार्मफुल रेज भी भेजता है अर्थ के ऊपर। अब ये जो हार्मफुल रेज होती है ना, इन्हें बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये रेज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर डायरेक्टली हमारी स्किन से कांटेक्ट में आए ये रेज, तो हमारी स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो भी एयर प्रेजेंट होती है अर्थ के चारों तरफ, ये क्या करती है? वो जो खतरनाक वाली रेज होती है जो सन से आ रही है, उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। ये देखो, ये सन से खतरनाक वाली रेज आई, इनको वापस भेज दिया। देखा आपने? तो एयर कैसे हमारे लिए इतनी जरूरी है। अगर गलती से ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट थी ये ना हो प्रेजेंट, तो क्या होगा? हार्मफुल वाली रेज अर्थ के ऊपर आएंगी, और जैसे ही हम सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे हमारी स्किन जलने लग जाएगी। जितने भी पेड़ हैं ये भी जलने लग जाएंगे। वो हार्मफुल रेज जो सन भेज रहा है वो बहुत पावरफुल होती है। अब बात करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो भी एयर है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी एयर है, और आखिरकार एटमॉस्फेयर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं एयर के अलावा। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन दो गैसेस जो सबसे ज्यादा हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये मैक्सिमम क्वांटिटी में, मतलब सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर यही वाली गैसेस हैं। इनके अलावा भी और गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन। लेकिन ये सब क्या होती हैं? बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर, इन लेसर क्वांटिटीज। और इन सब गैसेस के अलावा हमें एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल यानी कि मिट्टी वगैरह भी देखने को मिलती है। आपने हवा के अंदर देखी होगी ना मिट्टी, तो वो सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एयर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, आर्गन इज अबाउट 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, और जो बाकी की गैसेस हैं वो इस 0.04% के अंदर ही आ जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितनी ज्यादा है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। आपने ऑक्सीजन तो बहुत बार सुना होगा, बट नाइट्रोजन भी वाकई में बहुत यूजफुल होती है। अब जो नाइट्रोजन है ना, ये प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है, और नाइट्रोजन की हेल्प से ही प्लांट्स भी सरवाइव कर पाते हैं, और ये नाइट्रोजन हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। कैसे? देखो, जो नाइट्रोजन है ना,
ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है प्लांट्स की, ठीक है। अब प्लांट्स प्रोटीन कैसे बना पाते हैं नाइट्रोजन की मदद से, जरा समझते हैं। एयर के अंदर जो इतनी सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसे प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। प्लांट्स पता है किसकी हेल्प लेते हैं? बैक्टीरिया की। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा बैक्टीरिया तो गंदे होते हैं। हाँ भाई, बैक्टीरिया गंदे होते हैं, लेकिन प्लांट्स बड़ी समझदारी से इनसे मदद लेते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स? बैक्टीरियाओं को बोलते हैं कि जो भी हवा के अंदर, जो भी एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको तुम क्या करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब इस फॉर्म में बदल दो कि हम प्लांट्स इसे इस्तेमाल कर सकें। तो डील कर लेते हैं बैक्टीरिया भी, बोलते हैं हाँ ठीक है, हम जो भी एयर के अंदर नाइट्रोजन पूरी प्रेजेंट है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि तुम प्लांट्स लोग उसे इस्तेमाल कर सको, लेकिन उसके बदले तुम प्लांट्स को हमें खाना पीना देना पड़ेगा। प्लांट्स बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हें खाना पीना दे देंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बोलते हैं अच्छा, मजे आ गए अब तो हमारे। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं प्लांट्स के लिए, इन बैक्टीरियाओं का नाम क्या होता है? अगर आपको जानना है तो मैंने क्लास 7th की साइंस की वीडियो बनाई है, उसमें बताया हुआ है इस बैक्टीरिया का नाम। फटाफट आप वो वीडियो देखकर मुझे नाम बता दो इस बैक्टीरिया का, और अगर आपको पता है तो बता देना। देखो कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये पूरा प्रोसेस। यहां पर मैंने आपको इजी डायग्राम से बताया, बट एक्चुअल डायग्राम ये है। बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे इस फॉर्म में बदल देते हैं कि प्लांट उसे इस्तेमाल कर सके। प्लांट क्या करता है, प्लांट खुश हो जाता है और उसके बदले बैक्टीरियाओं को कुछ खाने पीने की चीजें दे देता है। तो कुछ इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स इस्तेमाल कर पाते हैं। और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने में मदद करती है नाइट्रोजन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे कि कितनी यूजफुल चीज है। हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो हम लोग क्या चीज ब्रीद इन कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो हम लोग क्या चीज निकालते हैं, हम लोग क्या चीज रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन मिलती कहां से है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं। देखो, जो ऑक्सीजन है ना वो हमें मिलती है प्लांट से। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ब्रीद इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या देते हैं उसके बदले में? ऑक्सीजन। कंफ्यूजिंग हो रहा है ये सारी चीज, समझते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं, हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, करा हमने तो ऑक्सीजन का। अब जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जैसे हमने सांस छोड़ी, अब ये कौन सी गैस हमने रिलीज करी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर गई कौन सी थी? ऑक्सीजन। रिलीज कौन सी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां पर जाएगी? ये जाएगी प्लांट्स के पास। प्लांट्स बोलेंगे वाह वाह, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद क्या चीज रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर हमारे तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उन तक भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है और हम ह्यूमन बीइंग्स तक प्लांट्स ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। तो देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं और फिर बाद में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो यहां पर इस चार्ट से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एनिमल्स हैं, ये क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2। प्लांट के पास CO2 गई, प्लांट ने क्या रिलीज करी? O2, मतलब ऑक्सीजन। O2 को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसे मिल गई? एनिमल्स को। एनिमल्स ने ऑक्सीजन ले ली, एनिमल्स ने क्या रिलीज कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं टू मेक देयर फूड। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे? जब भी हम लोग किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जब हम लोग इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं तो इनसे ऐसे ये धुआं निकल रहा है ना, इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब प्लांट्स कम पड़ते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जा रही है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है वो खराब हो रहा है, अर्थ के ऊपर जो मौसम है वो खराब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है।
पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है इस वजह से। और हम लोगों को क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए? नहीं, हमें तो जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो ये हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लोग चलाते हैं, ये लोग ऐसे ही बर्न करते हैं चीजों को और धुआं निकालते हैं, तो ये जो धुआं होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती जाती है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं, कुछ इसी तरीके से हमने एटमॉस्फेयर को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक एक करके समझते हैं। देखो, अगर आप अर्थ से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां तक ट्रोपोस्फेयर से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? टिल 10 किलोमीटर टू 45 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर। और अगर आप 45 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक जाओगे तो मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा। अगर आप 85 किलोमीटर से 400 किलोमीटर थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगा। और फिर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब सबसे बाहर वाला, ठीक है। और अंदर वाला कौन सा है? सबसे नीचे वाला कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये एक इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहीं पर वो सारी एयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग ब्रीद करते हैं। अब ये ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट क्या होती है? 13 किलोमीटर। मतलब नीचे जमीन से लेके 13 किलोमीटर तक आप ऊपर चले जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो आप। अगर आप उससे ऊपर जाते हो फिर आप आ जाते हो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है और लगभग ये 50 किलोमीटर तक जाता है। कितने किलोमीटर तक? लगभग 50 किलोमीटर तक, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं होता, ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यहां पर हमें ज्यादा कोई वेदर की प्रॉब्लम भी नहीं देखने को मिलती। और यहां पर क्या होता है? यहीं पर जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो फ्लाई करते हैं, मतलब जो भी आप प्लेन्स वगैरह उड़ते हुए देखते हो वो यहीं पर उड़ते हैं। अब इस लेयर के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? ओजोन गैस भी देखने को मिलती है, जो हमें हार्मफुल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना चैप्टर के, जो हार्मफुल रेज से बचाती है, वो ओजोन वाली गैस भी यहीं पर प्रेजेंट होती है। अब ये ओजोन गैस क्या होती है? बस इतना समझ लो, यही वो वाली गैस होती है जो सन की हार्मफुल रेज को क्या करती है? वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस से भेज देती है बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ लिया हमने। अब आ गया हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर पे आते हैं। ये कौन सी लेयर है? ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। कहां तक जाती है? ये देखो, स्टार्ट हो रही है ये लगभग 45 या 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर तक ये जाती है, जैसा हमें बुक में बताया है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? मीटेरॉइड्स। अब ये मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? मतलब आपने आसमान के अंदर देखा होगा मीटियोर्स को, जो टूटते हुए तारे टाइप आपको देखने को मिलते हैं, उस टाइप की चीजें। अब देखते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर किसके ऊपर होता है? मीजोस्फेयर के ऊपर जस्ट कौन सा होता है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें हैं? यहां पर जो टेम्परेचर है राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लूनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिलती है, दैट इज लूनोस्फेयर, जो कि इसी का पार्ट है। ये कहां तक होता है? फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स। 80 टू 400 किलोमीटर्स, मतलब यहां बुक में तो 100 के लगभग ही दे रखा था, लेकिन 100 के लगभग नहीं है भाई, 400 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड होता है। तो आप देख सकते हो, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं यहां पर हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं, यहीं से रेडियो ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। एक्सोस्फेयर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? सबसे पहले यहाँ पर एयर बहुत थिन हो जाती है, मतलब यहाँ पर एयर की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही हल्की गैसेस होती है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। ये बहुत ही हल्की गैसेस होती हैं, इसी वजह से ये सबसे ऊपर होती है। हल्की चीज ऊपर होती है, भारी चीज नीचे होती है, तो आपको क्लियर ही होगा। तो जो हल्की वाली गैसेस है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट की। अरे भैया,
मैं तो एक बार बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया था वेदर और क्लाइमेट की वजह से। सब लोगों ने बोला कि राजस्थान में जाओ, राजस्थान में जाओ, वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था तब तो वहाँ बारिश हो रही थी। मोटू लाल, ये गलती तुमसे ही नहीं बहुत लोगों से होती है, क्योंकि उन्हें वेदर और क्लाइमेट के अंदर का फर्क नहीं पता। देखो, जब हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर इज आर टू आर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम राजस्थान गए तब वहां पर बारिश हो रही थी, शायद 2-3 दिन तक बारिश हो, तो इसका मतलब क्या राजस्थान के अंदर बारिश ही बारिश होती रहती है? नहीं। अगर हम राजस्थान के वेदर की बात करें तो उस समय का वेदर कैसा था? रेनी। लेकिन अगर राजस्थान के क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट कैसा रहता है राजस्थान का? हॉट। तुम कंफ्यूज हो रहे होगे क्लाइमेट का मतलब क्या है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, पूरे ईयर का कैलकुलेट करते हैं, हम पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा सीजन किस जगह पर है। अगर राजस्थान में हम लोग देखें तो पूरे साल में कुछ ही समय बारिश होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या रहता है? गर्म गर्म मौसम रहता है, हॉट सीजन रहता है। तो हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट मतलब मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम क्या हम चेक करते हैं? क्लाइमेट। तो हम क्या देखेंगे कि वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है? मैक्सिमम टाइम हॉट। और वेदर कैसा रहता है वहां का? मैक्सिमम टाइम वेदर क्या होगा? चेंज होता रहेगा। अब जिस टाइम तुम गए थे तुम्हारी किस्मत खराब थी, वहां का वेदर रेनी होगा, इस वजह से तुम्हें बारिश देखने को मिली। लेकिन वहां का क्लाइमेट कैसा था? मतलब मैक्सिमम टाइम वहां पर मौसम कैसा देखने को मिलता है? गर्म, हॉट। ऐसे ही आप किसी पहाड़ वाली जगह की बात कर लो, लोग बोलते हैं वहां पर ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? पहाड़ वाली जगह में ठंडा रहता है, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। वहां का क्लाइमेट ठंडा रहता है, मतलब मैक्सिमम टाइम वहां पर ठंड रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कभी गर्मी पड़ती नहीं, या फिर वहां पर कभी बारिश नहीं होती। वहां पर बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, बट मैक्सिमम टाइम वहां पर ठंडा रहता है, इसलिए वहां का क्लाइमेट ठंडा होता है। और वहां का वेदर हर दिन चेंज होगा। वेदर एवरीडे चेंज होता है, और जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, वो बहुत समय तक एक जैसा ही रहता है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग। किसी भी जगह पर गर्मी है या फिर सर्दी है, ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं? टेम्परेचर की मदद से। वहां का टेम्परेचर क्या है? अगर वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं बोलूंगा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप बोलोगे गर्मी है इस जगह, तो मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब ठंड है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब किसी जगह पर गर्मी। और सर्दी कितनी है ये हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है ना, ये भी चेंज होता है। अब टेम्परेचर दिन और रात में ही चेंज नहीं होता, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे आपने फील करा होगा कि दोपहर के समय ज्यादा गर्मी होती है कंपेयर टू शाम के समय या फिर रात के समय। रात को थोड़ी ठंड हो जाती है ना। ऐसे ही हमें ये जो टेम्परेचर है ये बदलता हुआ दिखता है सीजन टू सीजन भी। गर्मियों के मौसम में गर्मी ज्यादा होती है, सर्दियों के मौसम में सर्दी ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज इंसोलेशन। व्हाट इज इंसोलेशन? देखो, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जो सन है, जब अर्थ सन के ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है तो सूरज की रोशनी अर्थ पर ज्यादा आएगी। जब सनलाइट ज्यादा आएगी, सूरज की रोशनी ज्यादा आएगी, उसकी वजह से क्या होगा? हीट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ पे। हम क्या बोलेंगे? गर्मी ज्यादा हो गई। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। जब अर्थ के ऊपर सनलाइट कम आती है, जब अर्थ के ऊपर सनलाइट कम आती है या थोड़ा सा वो सूरज से दूर हो जाती है, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्थ पर सर्दी हो गई। फिर हम क्या बोलते हैं कि सर्दी वाला टेम्परेचर आ गया, ठंड लग रही है। अब तो हमें ठंड क्यों लग रही है? क्योंकि सनलाइट कम आ पा रही है, गर्मी कम आ पा रही है अर्थ पे, इस वजह से। क्लियर है आपको? जहां पर धूप ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा आएगा, जहां पर धूप कम हो जाएगी वहां पर हमें सर्दी देखने को मिलती है। तो ये जो सीजन्स वगैरह हैं हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर अलग अलग। और इसके अंदर जो इंसोलेशन है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मतलब जो सूरज है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहां पर भी सनलाइट ज्यादा हो जाती है सन की, वहां पर हम गर्मी देखते हैं, और जहां पर सनलाइट कम रहती है वहां पर हमें सर्दी देखने को मिलती है। अच्छा, टेम्परेचर हमें सिटीज के अंदर यानी कि शहर के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू विलेजेस। अब ऐसा क्यों? विलेज के अंदर टेम्परेचर कम क्यों और शहर के अंदर ज्यादा क्यों? देखो, जो हमारी सिटीज होती है ना, यहाँ पर जो रोड बनाई जाती है या जो बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल यूज करा जाता है,
ये क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब कि गर्मी इसके अंदर ही रह जाती है। और वहीं पे हम लोग विलेज में बात करें तो ज्यादातर मिट्टी वगैरह की चीजें होती है, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रोड भी ऐसी नहीं होती, एस्फल्ट वाली यानी कि पक्की वाली रोडें नहीं होती, तो यहाँ पर हमें गर्मी कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल वगैरह है ना वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती। और जो शहर के अंदर बिल्डिंग वगैरह का मटेरियल है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए होगे आप अब, मतलब कि शहर के अंदर गर्मी क्यों रहती है और गांव के अंदर इतनी गर्मी क्यों नहीं रहती। अब समझते हैं एयर प्रेशर के बारे में। आप सबने कुछ इस टाइप के बैलून जरूर देखे होंगे। अब ये हवा में क्यों उड़ रहे होते हैं, आया है क्या ये सवाल दिमाग में? ये हवा में इस वजह से उड़ रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? ऐसी वाली गैस भरी होती है जो कि बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है। इसी वजह से ये जो गैस है ये ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब हैवी वाली गैस कहां पर है? नीचे है हमारे एटमॉस्फेयर में। हैवी वाली गैस कहां पर होगी, गैस करो। हैवी वाली गैस कहां पर होगी? नीचे की तरफ। भारी चीज हमेशा नीचे होगी और जो हल्की चीज है यानी कि जो लाइट वाली गैसेस है वो ऊपर की तरफ होगी। अगर हम लोग एयर प्रेशर की बात करें तो मतलब प्रेशर कहां पर ज्यादा पड़ रहा होगा, एयर प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? नीचे वाले एरिया में। और एटमॉस्फेयर में जितना आप ऊपर चले जाओगे उतना ऊपर एयर प्रेशर कम होता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो लाइट चीज है, मतलब जो लाइट वाली गैसेस है वो तो एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर है और जो भारी वाली गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे है। और जब भारी वाली गैसेस सबसे नीचे हैं तो एयर का प्रेशर भी सबसे नीचे ज्यादा है और सबसे कम एयर प्रेशर ऊपर है क्योंकि वहां पर हल्की वाली गैसेस है। सिंपली बस आपको इतना ही समझना है। तो यहां पर आप देखो हाई प्रेशर यहां पर है और आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतना एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या चीज याद रखनी है, जो हाई प्रेशर एरिया है वो एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ होगा और जो लोअर प्रेशर एरिया है वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब आप एटमॉस्फेयर में, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसके अंदर आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतना आप लो प्रेशर एरिया में जाते जाओगे। ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्लियर होता है। अच्छा, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की वजह से ही हमें टेम्परेचर भी डिफरेंट देखने को मिलता है। और हाई प्रेशर से जो एयर है वो हमेशा मूव करती है टू लो प्रेशर। कहां पर मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अरे भैया, एयर के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें जान ली। विंड क्या होती है? देखो, जो एयर है जब वो मूव करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो उसे ही हम लोग विंड बोलते हैं। अब जो एयर है, मान लो यहां पर हाई प्रेशर एरिया, यहां से मूव करती है टू लो प्रेशर एरिया, तो ये क्या कहलाएगी? विंड कहलाएगी। और हमेशा ऐसा ही होता है। विंड क्रिएट क्यों होती है? विंड इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि वो मूव कर रही होती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और यही इसी चीज को हम लोग विंड भी बोलते हैं। तो विंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विंड किस चीज को बोलते हैं। विंड की भी 3 कैटेगरीज होती हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स और लोकल विंड। अब परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट है ये विंड, तो हमें देखने को ही मिलती है। परमानेंट विंड के एग्जाम्पल क्या है? ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई, ये सब क्या है? परमानेंट विंड है। ये विंड के भी लोगों ने नाम लिख दिए हैं। इतने खाली बैठे रहते हैं लोग के विंड के भी नाम रख देते हैं। सोचो, ये जो ब्लो करती हैं विंड, मतलब ये जो हवाएं चलती हैं, ये कॉन्स्टेंटली हमें थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल विंड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी सीजन में आती होंगी, यानी कि गर्मी के सीजन में आती होंगी, सर्दी के सीजन में आती होंगी या फिर मॉनसून के सीजन में आती होंगी। बिल्कुल सही समझा है हमने कि ये सीजन्स में हमें विंड देखने को मिलती है। जैसे मॉनसून की विंड्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है। फिर है लोकल विंड्स। लोकल नाम से ही पता चल रहा है, कोई बेचारी ना ही सीजनल है ना ही परमानेंट है, लोकल है। जब मन करता है तब चलने लगती है। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। जब इसका मन करता है तब ये चलने लगती है। तो आपको पर्टिकुलर किसी भी दिन में या कभी भी किसी भी साल में हवा चलती हुई दिख रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ना ही ये परमानेंट विंड है ना ही ये सीजनल विंड है, तो ये विंड है कौन सी? तो बोल देना कि ये लोकल विंड है।
अच्छा, अभी जो मैंने आपको समझाया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जब भी एयर मूव करती है उसे हम लोग विंड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये विंड कैसे मूव करती है, ये देखो, हमारी ये पूरी अर्थ है, अर्थ में हाई प्रेशर एरिया ये है, यहां से एयर मूव करती है लो प्रेशर एरिया में। अब यहां पर अर्थ में कहीं पर हाई प्रेशर एरिया दोबारा है, अब यहां से भी विंड कहां पर मूव कर रही है, लो प्रेशर एरिया में, मतलब यहां पर खूब सारी हमें हवाएं देखने को मिलेंगी। अब यहां पर आ जाओ आप, ये हाई प्रेशर एरिया है, बीच में क्या है, जो इक्वेटर है, यहां पर हमें देखने को मिलता है लो प्रेशर एरिया। अब जो हाई प्रेशर एरिया की जितनी भी विंड है वो कहां मूव करेगी, लो प्रेशर में, यहां पर भी हाई प्रेशर एरिया, यहां से भी मूव करेगी। तो कुछ इस तरीके से विंड मूव करती है हमारी पूरी अर्थ के अंदर, ये आप डायग्राम से समझ सकते हो। इसमें बस यही बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है हवा, यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर किस चीज को बोलते हैं हम लोग? अरे भैया बस, अब मैं और नहीं पढ़ सकता। अब मुझे जाकर YouTube पर शॉर्ट्स देखने हैं और Instagram पर रील्स देखनी है। अरे बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फटाफट समझ लो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे हमें भाप निकलती हुई दिखती है, यानी कि वाटर वेपर्स निकलते हुए दिखते हैं। अब ये वाटर वेपर जाते कहां पर है? आप सब बोल रहे होगे कहीं नहीं जाते, तो हवा के अंदर ही घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही। अगर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी हवा के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब वाटर वेपर्स जो थे वो हवा के अंदर जरूरत से ज्यादा हो गए। तो अब क्या लग रहा है हमें, ह्यूमिडिटी लग रही है। और जहां पर भी ऐसा होता है कि वाटर वेपर्स जरूरत से ज्यादा हवा में हो जाता है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है ह्यूमिड डे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यह बताया है कि जो वाटर वेपर्स है सिर्फ इसी तरीके से नहीं हवा के अंदर पहुंचते हैं, वाटर वेपर्स हमारे ओशंस की मदद से, रिवर्स की मदद से भी एयर के अंदर पहुंचते हैं। समझते हैं कैसे होता है ये। देखो, जो समुद्र का पानी, इसे गर्म कौन करता है? सन। ये जो समुद्र का पानी है ये हीट होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स के अंदर। जितने भी ये वाटर वेपर्स हैं ये हवा के अंदर जाने लगते हैं। और यहां पर क्या चीज इंक्रीज हो गई होगी? अभी तक आपका आंसर होगा कि सर यहां पर तो अब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई होगी। बिल्कुल सही। अब ये जितने भी वाटर वेपर्स है हवा में जाते रहते हैं, ये देखो जा रहे हैं, जितने भी वाटर वेपर्स थे ये जाकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं, क्लाउड्स। ये जो क्लाउड्स हैं कुछ समय बाद आगे की तरफ जाते हैं, और जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो इन क्लाउड्स में कभी कभी लड़ाई वगैरह हो जाती है। कुछ इस तरीके से समझो आप कि इन क्लाउड्स में कभी कभी फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है? बारिश, यानी कि प्रेसिपिटेशन, बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तरीके से आपने क्या समझा कि जो भी वाटर वेपर्स होते हैं एयर के अंदर प्रेजेंट, अगर वो हद से ज्यादा हो जाएं तो उन्हें हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर यही वाटर वेपर्स ओशन या रिवर के ऊपर हमें दिखते हैं वाटर वेपर्स, तो ये सब वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर जाकर, और इकट्ठे होकर ये क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स। इन क्लाउड्स के बीच में कभी कभी लड़ाई हो जाती है। अब ये जो लड़ाई हो जाती है ये होती किस तरीके से? ये सब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। तो जब ये हैवी हो जाते हैं ना तो ये बोलते हैं कि अब हम लड़ाई हो रही है, अब हम और ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, अब हम लड़ाई हो गई, अब हम बहुत भारी भारी हो गए। फिर ये क्या करते हैं कि हम लोग रेन की फॉर्म में नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, और ये रेन की फॉर्म में हमें ड्रॉप होते हुए दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। अब जो रेनफॉल है ना वो भी 3 टाइप की होती है। एक तो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, दूसरी होती है रिलीफ वाली रेनफॉल, और तीसरी होती है कन्वेंशनल रेनफॉल। इनका क्या क्या मतलब होता है ज्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं है, बस हमें टाइप्स पता होने चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है, वो आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है। इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल की बात। देखो, रेनफॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स रेन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जिस जगह पे मान लो नदी नहीं है वहां पर पानी कैसे पहुंचता है? बारिश की मदद से पहुंचता है। रेनफॉल की मदद से हमें फ्रेश वाटर भी अर्थ पर देखने को मिलता है। मतलब जो रेन का वाटर होता है ना उसे हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये आपको मैंने साइंस के चैप्टर में बताया है, क्लास 7 के, वो आप देखोगे समझ जाओगे। बट अभी आप ये समझ लो कि पुराने जमाने में हम रेन का वाटर पी भी सकते थे, बट अब नहीं पी सकते। चलो यहां पर भी बता ही देता हूं, पॉल्यूशन की वजह से नहीं पी सकते, पॉल्यूट हो जाता है ये रेन का वाटर। अगर रेनफॉल किसी जगह पर बहुत कम हो रही है तो वहां पर हमें वाटर स्कैरिटी देखने को मिलती है। मतलब कुछ इस तरीके से इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप देख रहे हो मिट्टी भी कितनी ज्यादा सूख गई है। ठीक है, और कहीं कहीं पर अगर रेनफॉल हद से ज्यादा हो जाए
कहीं कहीं पर अगर रेनफॉल हद से ज्यादा हो जाए तो वहां पर फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। तो कहीं पर जहां पर रेनफॉल बहुत कम हो रही है वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, वाटर स्कैरिटी यानी कि ड्राउट्स, मतलब सूखा पड़ गया। और कहीं कहीं पर जहां पर हद से ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर फ्लड्स आ गए। यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब आपसे एक सवाल पूछना है कि व्हाट इज लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? लो प्रेशर का मतलब फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स सैंपल पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो नोट्स तो ये हो गए आपके इस चैप्टर के। अब सैंपल पेपर की बात करते हैं। देखो इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बीच बीच से टीचर आपसे पूछ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जैसे बीच से किसी टॉपिक से टीचर ने पूछ लिया। जनरली आप लोग क्या करते थे अभी तक छोटी क्लासेस में थे कि बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, उसी से काम चल गया। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो चैप्टर के बीच से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही टीचर देते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस होते कौन से हैं ये आपको मिल जाएंगे सैंपल पेपर के अंदर, और नोट्स तो आपको ये मिल ही गए हैं। तो अब ये नोट्स और सैंपल पेपर हमें मिलेंगे कैसे? सवाल ये है, सब्सक्राइब करो चैनल को, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन आपको दिख जाएगा, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है, मेंबरशिप परचेज करनी है। आपको इस चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर तुरंत मिल जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, ये जो नोट्स और सैंपल पेपर हैं हमें मिल जाएंगे इस चैप्टर के, क्या सिर्फ इसी चैप्टर के मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका सवाल होगा इस चैप्टर के नहीं मिलेंगे, आपको क्लास 7th की एसएसटी के सारी बुक्स के नोट्स और सैंपल पेपर मिल जाएंगे एसएसटी के। उसके बाद साइंस के भी सैंपल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे, और इंग्लिश के भी सैंपल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने इन सैंपल पेपर्स में डाले हुए हैं, तो आप मेंबर जरूर बनो और सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करो, तभी आपके फुल मार्क्स आना तय है। अगर आपने सैंपल पेपर कर लिया तो फुल मार्क्स तो आपके गारंटेड ही गारंटेड आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मेंबर जरूर बन जाओ, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।